नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। धरा ने जूते फेंके और उस पर डंडे बरसाने लगी। मारने के कारण उसके बालों का जुड़ा खुल गया। चेहरे पर पसीने से तरबतर बाल बेंगी से बिखरे थे और उन बालों से टपक रहा था पसीना। चेहरा भी पसीने से भीग गया था। इस वक्त वो बिल्कुल एक खूंखार शेरनी लग रही थी, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने सामने पड़े जानवर का शिकार करना। लगभग आधे घंटे तक कोठरी में डंडे बरसने के और राका के चीखने की आवाजें गूंज रही थी। आवाजों का शोर बाहर मौजूद इंस्पेक्टर्स और हवलदारों के कान में पड़ा तो रामप्रसाद बोले, लागत है आज भी मैडम के गुस्से का शिकार कौनो हो ही रहा है। वैसे मैडम के डंडे के आगे बड़के से बड़का गुंडा अपन मुंह खोल देता है, ये भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। दूसरे हवलदार ने कहा और सबने अपना ध्यान उस शोर से हटाकर अपने काम पर लगा दिया, क्योंकि ये उनके लिए रोज की बात थी। 2 महीने पहले धरा का ट्रांसफर इस जगह हुआ था किसी स्पेशल केस के लिए। वैसे अब तक ना जाने कितने ही बार ट्रांसफर हो चुका था। उसके गुस्से के कारण अक्सर बड़े पदों के साथ उसकी बनती नहीं थी। उसका रिकॉर्ड था, वो जिस भी जगह जाती थी वहां से जुर्म का सफाया करके ही दम लेती थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर फिर से किसी ऐसे जगह हो जाता था जहां क्राइम रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। इस जगह भी 2 महीनों में हर रोज रेड मारकर किसी ना किसी गिरोह को धरा अपनी टीम के साथ उनके अंजाम तक पहुंचाती थी। उसका और उसकी टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ट्रांसफर ऑर्डर आने से पहले क्राइम रेट वापस नीचे लाना, जिसके लिए दिन रात वो लोग जीतोड़ मेहनत करते हैं। आधे घंटे तक राका को बुरी तरह तोड़ने के बाद धरा ने अपना डंडा पटका और कमर पर लिपटी बेल्ट निकालकर हाथों में लपेटते हुए एक पैर मोड़कर उसने चेयर पर रखा और गुर्राते हुए बोली, मुंह खुलेगा या अभी जो हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। अंगड़ाई लेते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तेरा मन ना भरे तक तक मैं अपना हाथ साफ करने को तैयार हूँ, फैसला तेरा है। इतना बोल वो वापस राका की ओर बढ़ी। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, मत मारो मुझे, जो पूछना है पूछो, मैं सब बताता हूँ। राका टूटी फूटी हालत में पड़ा दर्द से कराहते और गिड़गिड़ाते हुए बोला। धरा ने बेल्ट वापस अपनी कमर पर लपेटा और मूर्ति से अपनी टोपी लेकर पहनते हुए बोली, पहले ही मान जाता तो खामखा मुझे इतना थकना नहीं पड़ता। खैर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मूर्ति, इससे सब कुछ पता करो, इनके और कितने अड्डे हैं, कहाँ है, कौन कौन लोग इनसे मिले हुए हैं, स्मगलिंग कर सब कुछ कहाँ भेजा जाता है, हर एक बात पता करो, और अगर कोई आनाकानी करे तो इतना तोड़ना कि फिर कोई जोड़ ना पाए। धरा ने मूर्ति से कहा। आपने डंडा उठाकर उस कोठरी से बाहर निकल गई। मूर्ति ने राका को सहारा देकर कुर्सी से बिठाया और पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाकर टेबल पर रखा, रिकॉर्डर ऑन किया और खुद टेबल पर उसके सामने बैठे उससे सवाल पूछने लगा। धरा के मार के बाद अब राका में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और मार सह सके, इसलिए बिना ना नुकुर किए वो मूर्ति के सारे सवालों के जवाब दे रहा था। धरा अपने केबिन में आई तो कुर्सी पर कोई लड़की बैठी हुई थी। धरा को देखते ही लड़की ने उठकर उसे सैल्यूट किया। सर हिलाकर उसे बैठने का इशारा करते धरा अपनी चेयर पर बैठ गई। ये लड़की थी कृतिका सहगल, बेस्ट हैकर, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खासकर धरा और उसकी टीम के लिए काम करती थी। कृतिका हर तरह के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में माहिर थी और अपने हैकिंग स्किल्स के जरिए वो पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करती थी। कृतिका एक बार मूर्ति उस राका से पता कर ले कि कौन कौन इस धंधे में शामिल है, उसके बाद तुम उन लोगों के अकाउंट्स हैक करोगी। एक बार उनके खिलाफ सबूत मिल जाए कि उनके अकाउंट्स में नाजायज तरीके से पैसे आए हैं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम उनके यहाँ रेड मार सकते हैं। कल डीआईजी सर का कॉल आया था, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, जिसके लिए उन्होंने हमें और तुम लोगों को बुलाया है।
हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली से अब ट्रांसफर का वक्त आ गया है। जरूर किसी नए केस के सिलसिले में बुलाया गया होगा। यहाँ से जाने से पहले हम इस पूरे गिरोह का सलाखों के पीछे इंतजाम करना चाहते हैं, घरा ने सोचते हुए कहा। फिर कृतिका को कुछ बातें समझाने लगी। तारांकन 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 तारांकन। आर्मी कैंट पूंछ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। जन्नत के खूबसूरत वादियों में चारों तरफ हरे हरे पेड़ पर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। बर्फीले रास्तों पर कुछ कदमें दौड़ लगा रही थी, उस खूबसूरत घाटी को खौफनाक बनाने का काम कर रही थी। चारों ओर गूंजती गोलियों की शोर, कहीं ग्रेनेड के फटने से धमाका दूर दूर तक सबके कान में गूंज रहा था, तो कहीं किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। बर्फीले रास्तों पर बर्फीली तूफान से टकराते हाथों में AK-47 और अन्य हथियार लिए, सर पर कफन और बदन पर वतन के नाम की वर्दी पहने कुछ जवान आगे बढ़ रहे थे। कैडेट्स ध्यान रहे, मुझे मेरा हर एक जवान जिंदा चाहिए। हम यहाँ उनकी मौत बनकर आए हैं। हमें अपने देश के उन दुश्मनों को मौत की नींद सुलानी है जो हमारे देश में आकर हमारे अमन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे कैप्टन अंबर सिंह राणावत, जो अपनी टीम के साथ एक आतंकवादी दल से मुठभेड़ कर रहे थे। यस कैप्टन। सारे जवानों ने अपना दाहिना पैर एक साथ जमीन पर ठोकते हुए एक स्वर में कहा और सब वापस फायरिंग में लग गए। सामने कुछ ही दूर पर एक कॉटेज जैसा था, आतंकवादी उसी के अंदर थे। उस कॉटेज को उन लोगों ने अपना अड्डा बनाया था, जहां वो लोग बारूद का इस्तेमाल कर बम तैयार करते थे, कश्मीर की आम जनता को भड़काकर उन्हें अपने काम में लगाते थे। कैप्टन अंबर सिंह राणावत अपने टीम के साथ फायरिंग कर रहे थे और उधर सामने कॉटेज के अंदर से आतंकवादी की गोलियों और बम की बरसात करने में लगी थी। जब जब गोलियों का शोर थमता तो अंदर से एक सुरीली सी धुन उस अशांति भरे माहौल में फैल जाती। शायद रेडियो चालू था अंदर कॉटेज में। कैप्टन और उनकी टीम फायरिंग करते हुए कॉटेज के अंदर तक पहुंच गए। अंदर लगभग 20-25 आतंकवादी थे, सब बड़े बड़े हथियारों से लबरेज, शायद कोई बहुत बड़े हमले की साजिश चल रही थी। कैप्टन काल बनकर उन सब पर बरसे थे और अपने कैप्टन का जज्बा देख बाकी जवानों में जोश भरा था। दोनों तरह से गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की घाटी दहक उठी थी। इस नज़ारे से धुएं के कारण आसमान तक काला नजर आ रहा था। काफी देर तक ये मुठभेड़ चलती रही। आधे से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। कैप्टन के हाथ और कंधे पर गोली लगी थी, कुछ और जवान भी घायल थे, मगर फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एक जवान की ओर आतंकवादी ने गोली चलाई, जिसे बचाने के लिए कैप्टन ने जवान को धक्का दे दिया, मगर गोली उनकी पीठ में धंस गई। कुछ पल के लिए सारे जवानों का ध्यान उस ओर भटका और इसका फायदा उठाकर आतंकवादियों ने जवानों को बंदी बना लिया। वो लोग जवानों को और कैप्टन को टॉर्चर कर रहे थे जानकारी हासिल करने के लिए, मगर हर सितम सहकर सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। उनके इस जज्बे को देख आतंकवादी उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए भारत माता और हिंदुस्तान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने लगे, जिसे सुन हर एक जवाब का खून खौलसा गया। आतंकवादी इतना समझ चुके थे कि हमारे जवान शाहिद हो जाएंगे, मगर देश की खुफिया जानकारी उन्हें नहीं देंगे, इसलिए उन आतंकवादियों के सरताज ने एक जवान पर बंदूक तान दी। तभी एक तरफ पड़े रेडियो पर जो चैनल चल रहा था वो खत्म होकर नया चैनल शुरू हुआ और एक सुरीली सी आवाज उस खौफनाक दहकती हुई घाटी में गूंजने लगी, जिसके शब्द मानो हमारे जवानों को जीत का जज्बा दे रहे थे। एक नया जोश से भर रहा था उनकी रगों में। कहते हैं हम तब तक नहीं हारते जब तक हम दिल से हार ना मान ले। वो आवाज जवानों के दिल में जीत का जज्बा भर रही थी। हिला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह हो बंदेया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो
कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कैप्टन ने एक झटके से अपने हाथ पर बंधी रस्सियां तोड़ी और एक आतंकवादी की ओर लपक कर उसकी बंदूक छीन सब पर गोलियां बरसाने लगे। कैप्टन ने बाकी जवानों के भी बंधे हाथ खोल दिए और हमारे जवान एक बार फिर काल बनकर उन आतंकवादियों पर बरस पड़े। उस जज्बे भरे गाने के साथ उनके कान में वो अपशब्द गूंज रहे थे जो उन आतंकवादियों ने हमारी भारत माता के बारे में कहा। हर एक अपशब्द याद कर उन सबका खून खौल रहा था और उनका गुस्सा आग की तरह आतंकवादियों को जला रहा था। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबान पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी। जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी नाउमीदियां, नाउमीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों। किसी आतंकवादी की गोली जाकर रेडियो पर लगी और गाना बंद हो गया। पता नहीं क्यों पर उस सुरीली आवाज के बंद होते ही कैप्टन को इतना गुस्सा आया कि उस आतंकवादी को उन्होंने गोलियों से उसी पल भून दिया। सारे आतंकवादी गए और हमारे सारे जवान वहां मौजूदा सामान जब्त कर बेस कैंप की ओर बढ़ गए। पूरे रास्ते कैप्टन अंबर राणा के जहन में सिर्फ वो आवाज ही गूंजती रहती। एक अजीब सी कशिश थी उस आवाज में जो अंबर को खुद में बांध रही थी। गजल। बालों में दोनों हाथ की उंगलियां फंसा कर वो चीख पड़ा। एक अजीब सा दर्द सिमटा था अंबर की चीख में। इस चीख ने उसे बीते कल से खींचकर आज में लाने का काम बखूबी किया था। बर्फीले पहाड़ के किनारे लेटा वो ना जाने आसमान में क्या तलाश रहा था। बादलों में किसी का चेहरा नजर आता लेकिन फिर आंसुओं से धुंधली आंखों के कारण वो चेहरा धुंधला पड़ जाता। एक हाथ में लकड़ी की छोटी सी टहनी पकड़े वो बर्फ पर उस लकड़ी को चला रहा था। शायद कुछ लिखा रहा हो। करवट लेकर उसने उस आकृति को देखा तो धरा अंबर लिखा था। आज भीगी है पलकें तुम्हारी याद में, आकाश भी सिमट गया अपने आप में। ओस की बूंद ऐसे गिरी जमीन पर, मानो आसमान भी रोया हो तेरी याद में। इतना बोल उसने बर्फ पर लिखे अपने और अपनी धरा के नाम को देखा, जिसे देख एक हल्की सी मुस्कान अंबर के दर्द से सने चेहरे पर बिखर गई। लेकिन अगले ही पल आंखों से आंसू उस नाम पर बरसकर उसे मिटाने लगे। अपना हाथ आधे मिट चुके नाम पर उसने फेर कर पूरी तरह से उसे मिटा दिया और वापस पीठ के बल लेटकर आसमान में उस चेहरे को ढूंढने लगा। कुछ बूंद आंख के कोरों से छूटकर कंपटी को भिगो रहे थे। जब कोई चेहरा नजर नहीं आया तो दोनों हाथ से सर पकड़ अंबर अपनी पूरी जान लगाकर चीखा, गसलल। अपने केबिन में कृतिका के जाने के बाद किसी केस की फाइल पढ़ रही धरा ने अचानक अपना सर उठाया और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, किसी अपने ने। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर बेचैनी के जगह कड़वाहट, गुस्सा और नफरत ने अपनी जड़ें जमा ली। गुस्से में पेपर वेट उठाकर सामने दीवार पर फेंक कर वो चीखी, मर गई गजल, मैं सिर्फ धरा हूँ, धरा रघुवंशी, चले जाइए यहाँ से। धरा और अंबर का कोई मेल नहीं। आपके नाम से, आपके वजूद से, आपकी यादों से, आपसे जुड़ी हर याद से, आपसे नफरत करती हूँ मैं, बेइंतहा नफरत। जाने वाली अंबर की शिद्दत, भारी मोहब्बत, दर्द ने दोनों को बेतहाशा अपनी चपेट में जकड़ रखा है। मगर जहां धरा ने नफरत और कड़वाहट को चुना वहीं अंबर ने दर्द का सहारा बनाया अपनी मोहब्बत को। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।